आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां ज़ॉम्बी मरकर दोबारा जिंदा हो जाती हैं और हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं बल्कि दरख्तों में बदलने वाले ज़ॉम्बी हैं जिनके जिस्म से पौधे और शाखें उगने लगती हैं। और इसी दुनिया में एक आदमी जो अपनी याददाश्त खो बैठा है वो इस खतरनाक दुनिया में अपनी गुमशुदा बीवी को ढूंढने लगता है। दरअसल जब ये वायरस फैला था तो ये दोनों एक गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है और जब इस लड़की को होश आया तो इसकी बीवी वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी और होश आने पर वो अकेला रह गया। अब वो जहरीली जंगली और दरख्तों जैसी ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में सरवाइव कर पाएगा? क्या वो जिंदा बच पाएगा? क्या वो अपनी बीवी को ढूंढ पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हमें इस कहानी के एंड में मिलेगा। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए 2024 में रिलीज की गई न्यू सर्वाइवल ज़ॉम्बी मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को गाड़ी में दिखाया जाता है जो कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में शहर से निकलकर भाग रहे थे। कार में चल रहे रेडियो से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में एक वबा फैल गई है जिसके चलते बहुत सारे लोग अजीब से ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। ये ज़ॉम्बीज पहले से कई ज्यादा खतरनाक हैं और ज़ॉम्बीज बनने के बाद इंसान पौधों में बदल जाता है, मतलब कि दरख्तों और इंसान का कोम्बो। और ये कपल भी इस वायरस से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अचानक कार चलाते हुए इनकी आंखों में एकदम से तेज रोशनी पड़ती है जिसके बाद इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। सीन कट हुआ और हमें देखने को मिलता है कि जब ईथन की आंख खुली तो वो उस गाड़ी में नहीं था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ था, और साथ ही जो उसके साथ उसकी वाइफ थी वो वहाँ से गायब है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा, जहाँ देखने पर पता चला कि दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और जब ईथन का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो इस पेंडेमिक की शुरुआत थी और अब तक ईथन के साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था, तभी उसके सामने एक आदमी आ गया और उसने ईथन के ऊपर गन पॉइंट कर दी। इससे पहले कि वो ईथन को मार देता, पीछे से कोई गोली चलाकर उसे ही शूट कर देता है। जिसने ईथन की जान बचाई थी वो एक लेडी थी और वो उस आदमी के पास आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो ईथन के पास आई और उसने उसको बताया कि मेरा नाम मे है। वो यहाँ पर ईथन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ईथन जवाब देता है कि मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ जिसका मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब न जाने पता नहीं कहाँ पर वो चली गई है। यहाँ पर ये लेडी ईथन को मदद करने के लिए बोलती है। वो उस बेहोश आदमी को अपने साथ ले जाने वाली थी। अब यहाँ पर ये दोनों उस जख्मी आदमी को ट्रक में डालते उससे पहले ही ईथन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो तब उसने देखा कि वो एक बेड पर है। वो उसी लेडी का घर था, यानी कि वो लेडी ईथन को भी अपने ट्रक में लाकर अपने घर ले आई थी। वो जब नीचे आया तो उसने देखा कि वो लेडी इसके लिए खाना बना रही थी। अब वो लेडी भी उससे कुछ सवाल करती है, उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। जवाब में ईथन कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, मुझे इतना याद है कि मैं अपनी वाइफ के साथ लेक साइड पे जा रहा था और फिर हमारा एक्सीडेंट हुआ और अब फिर मैं यहाँ पर हूँ। इस लेडी के घर में लगे हुए बहुत सारे न्यूज़पेपर से ईथन को पता चलता है कि दुनिया ज़ॉम्बी वायरस की वजह से पूरे तरीके से तबाह हो गई है और इस वायरस को आए भी काफी साल हो चुके हैं। और ये देखकर वो बुरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ये कल की बात लग रही थी और इतने टाइम में उसकी वाइफ कहाँ पर गई, क्या वो जिंदा होगी या मारी गई, उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं ईथन के पीछे खड़े होकर उसे बताती है कि ये सब कुछ काफी साल पहले हुआ। साइंटिस्ट के मुताबिक ये सारा कुछ नेचर ही कर रही है ताकि बाकी सारे इंसान मर जाएं और इस दुनिया को दोबारा से बैलेंस किया जा सके। इनकी इन्हीं बातों के दौरान घर की लाइट चली जाती है। मैं बाहर सोलर सिस्टम को चेक करने से पहले ईथन से कहकर जाती है यहाँ पर किसी चीज को हाथ मत लगाना और यहाँ से बाहर भी ना आना। लेकिन मैं की बात ना मानते हुए वो यहाँ से बाहर आया और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसके सामने एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर मकड़ी के जालों में एक इंसान का ढांचा लटक रहा था और ढांचे को मूव करते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो मैं से पूछता है ये सब क्या है। मैं जवाब में कहती है वो एक आर्टिफिशियल है, तुम उस पर ज्यादा ध्यान ना दो, उसे सिर्फ यहाँ पर हिफाजत के लिए रखा हुआ है। मैं ये सारी बातें करते हुए अभी भी सोलर सिस्टम को चेक कर रही होती है, जिसमें जब उसे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही होती
तो यहाँ पर इथन उसकी मदद करता है। इसके बाद ये दोनों एक ट्रैप को चेक करने जाते हैं जिसमें आज उनके लिए फाइनली शिकार फंस गया होता है। अब रात का खाना खाने के बाद इथन उससे कहता है, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर मैं उससे कहती है, रुक जाओ, आज की रात, सुबह होते ही मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगी तुम्हारी वाइफ को ढूंढने के लिए। इथन उसकी बात मान जाता है। वो यहाँ पर फजूल नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो रात में उसने साइकिल चलाकर मे की घर के लिए पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की, जिसके बाद मे सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इथन को सुबह होने का सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए वो आधी ही रात में वो खुद मे की गाड़ी लेकर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसको एक्सीडेंट से पहले की भी चीजें पूरी तरीके से याद नहीं थी। जो बात उसे याद थी कि इस वायरस से पहले वो दोनों कैंडल लेक तक जा रहे थे जहाँ पर उनका एक घर था। फाइनली इथन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अब अपना घर खोलकर अंदर जाने वाला था, लेकिन उसने नोट किया कि घर अंदर से लॉक है। वो अब जोर जोर से अपनी वाइफ एमा को चिल्लाने लगता है, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मजबूरन उसे विंडोज तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अंदर कोई रह तो रहा था, लेकिन वो एमा बिल्कुल भी नहीं थी। जो कोई भी था, इथन उसे टॉर्चर करके उसे एमा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि वो किसी एमा को नहीं जानती और वो काफी सालों से अपने बेटे के साथ यहाँ पर रह रही है। अब ये लोग अकेले ही ये बातें कर रहे थे कि तभी पीछे से भारी कदमों की आवाजें आने लगती हैं। इथन ने हैरानी से मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही भारी एक दरख्त में बदला हुआ ज़ोंबी था, जो इंसान से ज्यादा कोई दरख्त नजर आ रहा था। वो इनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी से वो लड़की आगे बढ़कर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन वो ज़ोंबी इथन की तोड़ी गई विंडो से घर के अंदर घुस आता है और उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए इथन पास पड़ी हुई हथौड़ी को उठाकर उस ज़ोंबी के ऊपर जोर जोर से मारने लगता है और ऐसे वो ज़ोंबी इस लड़की से दूर चला जाता है और वो औरत बच जाती है। थोड़ी देर के बाद इथन जब दरवाजे से बाहर देखता है तो वो शॉक रह गया कि वो स्केलेटन अभी भी जिंदा था। और फिर उस औरत ने रिवील किया कि ये प्लांट जैसे ज़ोंबीज कभी भी नहीं मरते। लेकिन खैर, इस टाइम इन्होंने उस ज़ोंबी से छुटकारा पा लिया था। अब इथन और वो लड़की कुछ देर बातें करते हैं और फिर ये लड़की इथन से कहती है कि तुम सो जाओ, अभी मैं घर की रखवाली करती हूँ ताकि यहाँ पर कोई ना आ जाए। उसकी बात मानते हुए इथन सो गया, लेकिन जब सुबह इथन की आंख खुली तो उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत और वो बच्चा इस घर में रह रहे थे, वो दोनों ही नीचे जमीन पे मरे पड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था कि किसी ने इन्हें बहुत ही बुरे तरीके से चीर फाड़ कर खा लिया हो। वो जब भागकर घर से बाहर गया तो उसने देखा कि कोई ज़ोंबी टाइप क्रिएचर एक बच्चे के ऊपर हमला कर रही है। जैसे ही इथन उसके पास गया तो उस ज़ोंबी ने फौरन ही इथन की तरफ झपट्टा मारा, लेकिन वो इथन को खाने के लिए नहीं बल्कि वो इथन से कुछ कहना चाह रही हो, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज बंद थी। इथन उससे डर रहा था और अचानक गोली चलने की आवाज से दोनों ही डर जाते हैं और इथन के सामने खड़ी हुई ज़ोंबी जमीन पे गिरकर मर जाती है। हमें पता चला कि यहाँ पर इथन को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आई है। अब यहाँ से जाने से पहले इथन को यहाँ पर लगा हुआ एक बर्ड हाउस मिलता है जिसमें उसकी वाइफ का टैटू बना हुआ था। वो जल्दी से वो बर्ड बॉक्स खोलता है तो वहाँ पर एक सेल फोन था जिसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। ये मोबाइल उसकी वाइफ का ही था जिसमें एक वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। उस वीडियो में उसकी वाइफ इसे कह रही थी कि इथन, तुम्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है और मैं नहीं जानती कि तुम्हारी इस बीमारी के साथ मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी। इस वीडियो में इथन खुद उसके पीछे लेटा हुआ था। इससे पहले कि वो वीडियो पूरी देख पाता, मोबाइल बंद हो जाता है और इथन गुस्से से पागल होने लगता है। यहाँ पर अब मैं उसके पास आती है और उसे कहती है, तो मेरे साथ घर चलो, मेरे घर चार्जर है, तुम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। लेकिन अब तक यहाँ पर इथन को मैं भी याद नहीं रही थी जो उसे कल ही मिली थी। मैं यहाँ पर उसे अपने बारे में तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम मुझे जानते हो। और वो इथन को घर लेकर जाने के लिए उसे बाहर ले आती है। बाहर आकर अब इथन को वो ट्रक भी याद नहीं था जिसे वो कल रात ही यहाँ पर लेकर आया था। इथन मेरे को कहता है कि अब क्यों ना हम इस ट्रक को लेकर अपने घर चले जाएं। तो जवाब में मैं कहती है कि किसी इडियट ने कल रात को मेरा ट्रक चुरा लिया था और इसकी बैटरी भी बंद नहीं की थी और अब इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, तो इस ट्रक को भी हम लोग नहीं लेकर जा सकते। खैर, अब इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें घर के पास ही में एक छोटी सी साइकिल मिल जाती है जिसे मैं चलाने लगी। रास्ते में इन्हें काफी सारे ज़ोंबीज भी नजर आए जो तकरीबन पूरे तरीके से दरख्त में बदल चुके थे, लेकिन वो फिर भी जिंदा थे। यहाँ पर इथन अब मैं से सवाल करता है कि क्या तुम्हारी शादी हुई थी? तब मैं हंसते हुए जवाब देती है कि नहीं,
इनके रास्ते में एक गैस स्टेशन आया जहाँ पर आकर इथन रुक गया। ये वही गैस स्टेशन था जो रोज उसके ख्वाब में आया करता था। एकदम से उसे कुछ याद आने लगा। उसे याद आया कि जब ये वायरस शुरू हुआ था तो ये लोग इसी गैस स्टेशन के पास आए थे और तब यहाँ पर इनका सामना हो गया था एक ज़ोंबी से। वो अपनी वाइफ को ज़ोंबी से बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उस ज़ोंबी ने ईथन के ही बाजू पर काट दिया और फिर उसके आगे ईथन को कुछ भी याद नहीं होता। खैर ईथन को लिए अब मे अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर आते ही मे ने ईथन को चुप रहने को कहा क्योंकि उसे अपने घर के करीब से किसी की आहट महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई यहाँ पर आया हो। वो उसके करीब जाकर जो भी था उसे गन पॉइंट पर ले लिया और तब उस आदमी ने बताया, मैं इंसान हूँ, मैं ज़ोंबी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। इस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ और खाने के लिए मैं आपकी कुछ भी मदद कर सकता हूँ। प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी है। अब इसको इतना रोते हुए देखकर मैं उसकी डील को मान जाती है और उसको घर लेकर जाने से पहले मैं ईथन के जरिए उस आदमी को चेक करवाती है और उसके सारे वेपन ले लेती है। फिर वो आदमी उनके लिए लकड़ियां काटने लग जाता है, जबकि अंदर से मैं उन पर नजर रख रही थी। अब मैं उस आदमी के लिए खाना बनाती है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी ईथन को चकमा देते हुए अपनी गाड़ी के पास जाकर अपनी गाड़ी में छुपाई एक और गन निकाल लाता है। घर के अंदर आने से पहले मैंने इन दोनों को जूस दिया और फिर इन्हें खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बुला लिया। खाना खाने से पहले उसने ईथन को वार्न कर दिया था कि तुम ये खाना मत खाना और टेबल पर बहाना बना देना कि मैं खाना खा चुका हूँ, मुझे भूख नहीं है। ईथन नहीं जानता था कि मैं उसे ऐसा क्यों कह रही है। खैर खाने के टेबल पर हम देखते हैं कि ईथन की तबीयत खराब हो रही है। उसे अचानक से चक्कर आने लगे थे और जैसे ही वो उठकर आगे बढ़ा तो वो अचानक से बेहोश हो गया। मैं जब उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ी तो उस आदमी ने भी चकमा देते हुए मे के पास से उसकी गन छीन ली। वो अब मे को धमकाने लगा था, लेकिन मे ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तक कि वो आदमी उसके मुंह पर गन भी मारता है तो फिर भी मे ऐसे खड़ी होती है जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो और वो बिल्कुल शांत रहती है क्योंकि वो जानती थी कि वो आदमी ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। दरअसल मे ने खाने में बेहोशी की दवाई जो मिला दी थी, जिसके चलते कुछ ही देर में वो आदमी बेहोश हो गया। इसके बाद मैं ईथन को लेकर अपने कमरे में चली गई और फिर जब ईथन को होश आया तो वो खुद को काफी अच्छा महसूस कर रहा था। मैं उसका इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए मैं का शुक्रिया अदा करने के लिए जब वो नीचे जाने लगा तो उसने अपने कमरे से देखा कि छुपके से दो लोग उन लोगों के घर में घुस आए हैं, जिसमें से एक ने आते ही एमा को पकड़ लिया और अपना बंदी बना लिया। पता चला कि ये दोनों उसी आदमी के दोस्त थे जो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया था और मैंने उसे बेहोशी वाला खाना खिलाया था। असल में उस आदमी को शक था कि मैंने ही उसकी वाइफ को मार दिया है, क्योंकि उसकी वाइफ कुछ दिन पहले यहाँ पर आने वाली थी और उसके बाद वो वापस लौटकर कभी नहीं आई। ईथन ने इस आदमी को भी अपनी वाइफ के बारे में बताया। वो आदमी ईथन से कहता है, क्या पता इसी औरत ने तुम्हारी वाइफ को मार दिया हो। ईथन को उस आदमी के बातों पर शक तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस आदमी के बातों में आ जाता है और उस आदमी के साथ मिलकर मे के घर की तलाशी लेने लगता है और वहाँ पर उसे अपनी वाइफ का लॉकेट मिल जाता है। इसका साफ मतलब था कि जरूर ईथन की वाइफ के साथ कुछ गलत हुआ है, उसे शायद मार दिया है मैंने। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी भी एमा के कमरे से एक बैग लेकर आया होता है जिसमें बहुत से लोगों की पर्सनल चीजें थीं। इसका मतलब मैंने एक को नहीं मारा बल्कि बहुत सारे लोगों का शिकार किया है। यहाँ पर अब इस आदमी का दूसरा साथी मे के घर के बैक यार्ड को चेक करता है, जहाँ पर अंदर जाकर उसने देखा कि वो जगह एकदम से हॉस्पिटल जैसी थी, जहाँ पर उनके लीडर को भी बांध कर रखा गया था। इससे पहले कि वो ये बात जाकर अपने बाकी साथियों को बताता, वो मे के बनाए हुए जाल में फंस जाता है और वहाँ पर लगे हुए ट्रिगर्ड बम के फटने की वजह से मारा जाता है। अब इस आदमी को जैसे ही ये एहसास हुआ कि उसका आखिरी साथी भी मारा गया है तो अब वो गुस्से में मे को भी मारने वाला था, लेकिन उसकी गन में गोलियां नहीं थी। तब वो मे की ही गन उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर मे ऐसे शांति से बैठी हुई थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, उसे डर ही ना लग रहा हो। उसने जैसे ही मे की तरफ शूट किया तो हमें गोली की बजाय बम के फटने की आवाज आती है और ये बात हमें रिवील हुई कि मैंने अपनी गन को मॉडिफाई किया होता है। एक खास तरीके का रेड बटन लगाया होता है जिसको बंद करने पर वो गन चलाती तो गोली निकलती और जैसे ही वो बटन ऑन हो तो कोई और गन चलाएगा तो वो बम ब्लास्ट हो जाएगा। अब क्योंकि उस आदमी को ये बात नहीं पता थी तो उस रेड बटन को बंद ना करने की वजह से उस गन में लगा हुआ बम ब्लास्ट हो जाता है और उस आदमी के एक हाथ के चिथड़े उड़ जाते हैं। इस आदमी के मरने के बाद अब दोबारा से ईथन की तबीयत खराब होने लगती है और अब मेग अपने आप को किसी तरीके से छुड़ा
उठाकर ईथन को उसके रूम में लेकर जाती है। ईथन परेशान था और उस टाइम मैंने उससे कहा कि कुछ भी नहीं होगा, तुम सुबह तक ये सब कुछ भूल चुके होगे। और उसके कहने के मुताबिक ठीक सुबह होते ही ईथन को कुछ भी याद नहीं था। और यहाँ पर मैंने उससे कहा चलो शिकार करने जाते हैं क्योंकि घर में खाना खत्म हो चुका है। ईथन चुपचाप मेरे के पीछे चलने लगता है और चलते हुए इस मर्तबा जिस घर में वो रह रहे थे उस घर को देखकर उसे एक अजीब सी याद आई। उसे याद आया कि वो और एमा यानी उसकी वाइफ एक साथ इस घर में आए थे जहाँ पर उन्हें इस घर का ओनर भी मिला था। वो ओनर एक प्रीस्ट था। वो ओनर अभी भी सरवाइव कर रहा था और उसने इन्हें बताया था कि यहाँ पर जो वबा फैली है वो गॉड ने इसलिए फैलाई है ताकि इंसान इससे सबक सीखें। लेकिन एमा ईथन की वाइफ एक डॉक्टर थी और उसे लगता था कि ये किसी खास वायरस की वजह से हुआ है। खैर इन्हीं यादों को याद करते हुए ईथन को ये भी याद आता है कि उसके हाथ में लगा हुआ जो प्लास्टर है उसमें हमेशा रेड कलर का हार्ट बना रहता है, लेकिन आज उसके हाथ पर ग्रीन कलर से एमा लिखा हुआ है। और ये सोचते ही उसका दिमाग खराब होने लगता है। उसे लगा कि जरूर मैं उसके साथ भी कोई अजीब सा खेल खेल रही है, इसलिए सब कुछ जानने के लिए वो गुस्से में मैं के ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है। लेकिन मैं इन सब चीजों को लेकर घबराई नहीं। ईथन ने जब उससे सवाल पूछा कि आज मेरे हाथ पर ग्रीन कलर का हार्ट क्यों बना हुआ है जबकि रोज रेड कलर का हार्ट बना होता है, तो मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो, तो मैंने बड़ी ही आराम से जवाब दिया कि रेड पेन खत्म हो गया था। यानी कि उसका साफ मतलब था कि ये बार बार उसके हाथ पे एमा लिखकर वो दिल वो खुद ही बनाया करती थी। वो अब हर चीज से तंग आ चुकी थी। इस टाइम वो अब ईथन को सच बता ही देती है कि ईथन तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर चुकी हो, तुम एक ज़ॉम्बी हो। असल में गैस स्टेशन पर जब तुम्हें एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था तो तब तुम उसी टाइम ही इन्फेक्टेड हो गए थे। ये सुनकर ईथन शॉक हो जाता है और फौरन अपने हाथ से प्लास्टर उतारता है जहाँ पर उसे अपने हाथ पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं जो कि उसके जिस्म पर उग रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि मैं सच बोल रही थी। मैं उसे बताती है कि मैंने तुम्हें हमेशा एक इंसान बनाए रखने के लिए तुम्हें इंसानों का गोश्त खाने को दिया, जिसकी वजह से तुम पूरे तरीके से ज़ॉम्बी में नहीं बदले। सीन कट होकर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब वो दोनों इस घर में आए थे और वो इस घर के ओनर से मिले थे तभी ओनर को शक हो गया था कि ईथन कोई इंसान नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं रहे थे। वो कोई इंसानों की तरह हरकत नहीं कर रहा था और ये चीज एमा छुपा रही थी। एकदम से इन सब के दरमियान में बैठे हुए ईथन को चक्कर आने लगते हैं और एमा उसे लेकर फौरन वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पर वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है। एमा उसे बोलती है कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो, मैं तुम्हारा कोई इंतजाम करती हूँ। ये कहकर वो नीचे आ गई और नीचे आकर एमा ने उस फैमिली से कहा कि असल में ईथन की कुछ तबीयत ठीक नहीं, वो थोड़ी ही देर में आएगा। ये सुनते ही घर के ओनर का शक यकीन में बदल गया कि ईथन इंसान नहीं है। वो अब एमा से कुछ बातें पूछना चाह रहा था। फिर उसने अपनी वाइफ और बेटी को यहाँ से भेज दिया। वो जो अपने कमरे में जाने वाली थी तभी उस घर की ओनर को ऊपर वाले कमरे से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी और घुर्राने की आवाजें आ रही थी। वॉशरूम खोलकर जब उन दोनों ने देखा तो ईथन इंतहाई बुरे हाल में था, जिसने इन दोनों को देखते ही इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। अपनी वाइफ की चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रीस्ट उन्हें बचाने के लिए जैसे ही भागा तो एमा एकदम से चाकू उठाकर उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके दिल में छुरी स्टैब कर देती है। इससे पहले कि वो आदमी कुछ कर पाता, एमा ने अपने पॉकेट से गन निकाली और उस आदमी को भी मार दिया। ऊपर दिखाया गया कि ईथन ने घर के ओनर की वाइफ और बेटी को भी मार दिया है और अब वो उनकी बॉडी को चीर फाड़ कर खा रहा है। सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ईथन को एहसास हो चुका है कि मे नाम की जो बूढ़ी औरत उसके साथ है असल में वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ है, एमा ही है, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी और अब वो खुद जवान इसलिए दिखता था क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। एमा ने अपना वादा आज तक पूरा किया और आज तक उसका साथ देती रही। उसको जिंदा रखने के लिए उसने आज तक कितने लोगों की जान भी ली। क्योंकि ईथन को भूलने की बीमारी थी तो बूढ़ा होने पर ईथन एमा को पहचानना बंद हो गया था, इसलिए एमा ने अपने आप को मे कहकर ईथन से इंट्रोड्यूस करवाया। ये सब जानने के बाद ईथन की आंखों से पहली बार आंसू निकले और अब एमा उससे कहती है कि मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा बनकर रहना चाहती हूँ। ईथन अपनी वाइफ को अपने सामने ज़ॉम्बी बनता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो इस सारे दुख में अपने आप को ही शूट कर देता है, लेकिन जैसा हम पहले जानते हैं ये
ज़ॉम्बीज मरते नहीं बल्कि दोबारा जिंदा हो जाते हैं और पहले से ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। तो ईथन दोबारा से जिंदा हो गया और अब जिंदा होने के बाद उसे दोबारा से चक्कर आने लगते हैं। यानी कि ईथन अब उस स्टेज पर आ रहा था जहाँ पर अब वो पूरे तरीके से ज़ॉम्बी बन गया और अब वो इस टाइम पर अगर वो किसी इंसान का गोश्त नहीं खाएगा तो वो दोबारा इंसान जैसा ना रहता। इस मर्तबा एमा उसके लिए कोई शिकार कर नहीं लाती बल्कि अपने आप को उसके सामने रख देती है। अब क्योंकि ईथन को कुछ याद नहीं था इसलिए ईथन उसे चीर फाड़ कर खाने लगता है जिससे एमा को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। लेकिन फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो चुकी है। असल में वो ज़ॉम्बी बनकर अब वो ईथन के साथ रहना चाहती थी जहाँ पर उसे अब किसी इंसान का शिकार न करना पड़े। अब कहानी के आखिर में ये दोनों मियाँ बीवी ज़ॉम्बी बनकर आगे की जिंदगी साथ गुजारने वाले थे और यहाँ पर हमारी कहानी का एंड होता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगली जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।